हेलो एवरीवन, दिस इज़ इमरान। वेलकम टू द चैनल उस्मानी क्लासेस। मॉडर्न हिस्ट्री का जो हम मॉड्यूल या मॉडर्न हिस्ट्री को जो हम पढ़ रहे हैं, इंडियन भारतीय आधुनिक भारत का इतिहास, ठीक है, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री जो भी हम पढ़ रहे हैं, 2 क्लास हम उसकी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हिस्ट्री की यानी कि जीएस की जो भी क्लास होंगी हम सुबह को 9 बजे वो बिल्कुल सुबह 9 बजे बिल्कुल वो मिल जाएंगी, और जो मैथ्स पढ़ने वाले उनकी क्लास शाम को 5 बजे टू द टाइम बिल्कुल अपलोड कर दी जाएगी। क्लियर इतनी बात। हम जो हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री पढ़ने का जो भी तरीका है, हिस्ट्री नहीं जीएस पढ़ने का जो भी तरीका है, जो भी आसान तरीका है, मैं कोशिश कर रहा हूँ उस तरीके से पढ़ाने की, ताकि कम टाइम में हम ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। ठीक है। एक बच्चे ने कमेंट करके कहा था कि 1907 और 1919 के बीच में कुछ और नहीं हुआ था क्या? तो वो सब चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, वो सारी हर एक वीडियो में धीरे धीरे मिलती रहेंगी। बहुत सारी चीज़ें हुई थी, ठीक है, जो हुई थी उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। चैनल पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। स्टार्ट कर लेते हैं हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो भी अगला पार्ट है, ठीक है, उसको स्टार्ट करते हैं। तो शुरू यहाँ से करते हैं। 1906 एक टाइम लाइन मैंने देखी, 1906, और एक टाइम लाइन है 1909। ठीक है। 1906 में भी एक इम्पॉर्टेंट बात क्या हुई थी उसके बारे में बात कर लेते हैं। वो था मुस्लिम लीग की स्थापना। मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, यानी कि मुस्लिम लीग बन गई थी। अच्छा, मुस्लिम लीग बनाने का कंसेप्ट आया कहाँ से? क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? बस सिंपल सा मैं बता देता हूँ, एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से आएगा। बाकी कितनी चीज़ें ध्यान रखनी है, कितनी लिखनी है, जितनी भी लिखनी है वो मैंने सब यहाँ पे लिख दी है। अब देखो जरा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी ये बात हम करेंगे। ठीक है। देखो, गांधी जी के बारे में बात करें या किसी भी लीडर के बारे में अगर हम बात करें, तो उनकी जो इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो लास्ट में हम एक वीडियो में सबकी कर लेंगे। जैसे गांधी जी ने यंग इंडिया के नाम से अखबार निकाला, पत्रिका हरिजन के नाम से निकाला, इन सबको हम एक ही वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। बाल गंगाधर तिलक ने और एनी बेसेंट ने किस तरह की पत्रिकाएं निकाली हैं, किसके ऊपर काम किया, वो सब हम एक साथ पढ़ेंगे। सारी चीज़ें एक ही वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ठीक है। चलो आगे स्टार्ट करते हैं। 1906 में देखो, हाँ मैं एक बात और बता देता हूँ, ये हम वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं, एग्जाम में आने की जहाँ से संभावना ज़्यादा होती है। बाकी तो भैया मेहनत के ऊपर डिपेंड करता है। इससे ज़्यादा तुम कितना डीप में पढ़ रहे हो। हिस्ट्री को पढ़ने के लिए तुम 1 साल भी अगर पढ़ लोगे तो भी पूरी तरह से नहीं पढ़ पाओगे, है ना। तो हम वनडे एग्जाम के लिए पढ़ रहे हैं, टू द पॉइंट पढ़ रहे हैं सारी चीज़ें। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, और क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 इसका आंसर आ जाएगा। कहाँ हुई है? ढाका में। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? ढाका में 1906 में। ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। और इसने स्थापना की किसने थी? लीडर कौन था, नेता कौन था? तो सलीमुल्लाह इसका आंसर चला जाएगा। और इम्पोर्टेंट लीडर थे, ठीक है, आगा खां हो गया, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लीडर और हुआ करते थे उस टाइम के। तो सलीमुल्लाह इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुस्लिम लीग की स्थापना सलीमुल्लाह और आगा खां के सहयोग से हुई थी, नेतृत्व में हुई थी। क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? 1906 में। कहाँ हुई थी? ढाका में। और किसने की थी? सलीमुल्लाह। इसका आंसर चला जाएगा। क्लियर हो गई। अब अच्छे इसके पीछे का लॉजिक समझ लेते हैं कि क्यों बनी थी मुस्लिम लीग। देखो, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। मैं एक बार जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ पिछली वीडियोस में जो अभी तक हमने पढ़ा था, बहुत इंपॉर्टेंट। वास्को डी गामा समुद्री मार्ग से भारत आया, कालीकट पहुंचा। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है 1498 में। आगे बात करें, ये तो अंग्रेजों के आने का एक तरीका हो गया कि अंग्रेज समुद्री मार्ग से भारत आने लगे, क्योंकि इस स्थल वाले एरिया से तो वो रोमन साम्राज्य और मुस्लिम साम्राज्य वो उनको निकलने नहीं दे रहे थे व्यापार करने के लिए। वो हमने सबसे पहली वीडियो में पढ़ लिया था। 1600 ईस्वी में भारत आते हैं अंग्रेज। 1757 प्लासी का युद्ध पहला लड़ते हैं, दूसरा युद्ध बक्सर का 1764 में। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हो जाती है A.O. ह्यूम के सहयोग से। फादर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम, या फिर फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस A.O. ह्यूम। उस टाइम गवर्नर जनरल या वायसराय, 1885 में वायसराय, 1857 के बाद 58 में वायसराय आने लगे थे, तो लॉर्ड डफरिन। और पहला इसका अधिवेशन होता है बम्बई में 1885 में, और बनर्जी ने उसकी अध्यक्षता की थी। पहली वीडियो में हमने ये बात कर ली थी। क्लियर हो गई इतनी बात। आगे चलते हैं। उसके बाद 1905 में बंगाल विभाजन होता है। क्या रीज़न रहे थे बंगाल विभाजन के? और उस टाइम का गवर्नर या वायसराय कौन था? तो कर्जन हमने बात कर ली थी। और उसमें हमने देखा था स्वदेशी आंदोलन हुआ था, बॉयकट मूवमेंट हुए थे, है ना। और ये बंगाल विभाजन रद्द कब हो गया था? जब रद्द हुआ 1911 में, तो गवर्नर जनरल वायसराय उस टाइम लॉर्ड हार्डिंग था।
था, ये बात हमने कर ली थी ऑलरेडी। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, 2 पार्ट में बढ़ जाती है। अधिवेशन सूरत का, रासबिहारी घोष उसकी अध्यक्षता कर रहे थे उस टाइम। नरम दल और गरम दल में हमने बात कर ली थी, लाल बाल पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक और ठीक है, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक, ये गरम दल के लीडर थे उस टाइम के। ठीक है, जब बंगाल में कांग्रेस का विभाजन हुआ, 2 पार्ट में बटी, तो उस टाइम थोड़ी सी हिंसा हुई तो पुलिस ने बाल गंगाधर तिलक को अरेस्ट किया और 6 साल के लिए जेल भेज दिया। जब वो जेल से छूटे उसके बाद होम रूल लीग आंदोलन उन्होंने स्टार्ट किया था 1916 में, और 1916 में ही एनी बेसेंट ने भी किया था, और एनी बेसेंट आयरलैंड की थी और आयरलैंड से आई थी और वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी 1917 में। उससे पहले गदर आंदोलन हुआ था नॉर्थ अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में, उसको दबा दिया गया था, वो फेल हो गया था। क्या रीज़न रहे थे वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। इतना सब कुछ हो रहा था, ये सब चल रहा था, तो एक और बात हुई थी 1905 में के बाद 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी ढाका में। और क्या रीज़न रहा था, जब 1905 में बंगाल विभाजन हुआ तो मुस्लिमों को अलग और दूसरे पार्ट को एक पश्चिमी बंगाल और एक पूर्वी बंगाल तो मेजॉरिटी ऑफ मुस्लिम था, मुस्लिमों की मेजॉरिटी थी वहाँ पे। उनको जब सब कुछ चीज़ें अलग मिलने लगी, शुरू में तो उन्होंने विरोध किया भाईचारे की वजह से, और बाद में फिर उनको जब अलग मिला तो सब कुछ अच्छा हो गया। रिलीजियस बिलीफ के कारण ऐसा हुआ था। मुस्लिम रिलीजियस बिलीफ और हिंदू रिलीजियस बिलीफ थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन तो होता ही है रिलीजियस बिलीफ में, तो इसलिए उनको थोड़ा सा सही लगने लगा तो उन्होंने सपोर्ट करना शुरू कर दिया बंगाल विभाजन का। ठीक है, हमें बिल्कुल ऐसा ही। जब बंगाल विभाजन रद्द होने की बात होने लगी, मांग होने लगी कि हमें बंगाल विभाजन नहीं चाहिए, तो फिर मुस्लिमों के दिमाग में एक बात आई, चलो एक और पार्टी हम बना लेते हैं अपने लिए जो सिर्फ मुस्लिमों के लिए काम करेगी, मुस्लिमों के हित के लिए काम करेगी, और वो थी मुस्लिम लीग। बस तुमसे ये इतना नहीं पूछ रहा है कि वो क्यों बनी, कैसे बनी, क्या था रीज़न, बस इतना देख लेना मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई, 1906 में। वनडे एग्जाम की मैं बात कर रहा हूँ, और कहाँ हुई थी, ढाका में, और नेता सलीमुल्लाह आगा खां। अच्छा, मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई, कोई बात नहीं। स्थापना होने के बाद क्या हुआ था, मुस्लिमों के लिए फिर मांग होने लगी, उनके अधिकारों के लिए मांग होने लगी। इंपीरियल काउंसिल में मुस्लिमों का जो नेतृत्व था उसको बढ़ाने की मांग कर ली गई। मॉर्ले मिंटो सुधार इसी नाम से जाना जाता है। तो मॉर्ले जो था उस टाइम का वायसराय था, और मिंटो जो था भारत के शासन को देख रहा था, काउंसिल मिनिस्टर, ब्रिटेन की काउंसिल का मिनिस्टर था। लेकिन इसकी सहायता से, मॉर्ले की सहायता से, जो कि वायसराय था, मिंटो भारत को गवर्न कर रहा था, मतलब भारत की गवर्नमेंट को की देखभाल कर रहा था, चला रहा था। अच्छा ठीक है, इसने मिंटो ने कहा चलो ठीक है, मुस्लिमों की मांग स्वीकार की, चलो ठीक है भाई, हम तुम्हारे प्रतिनिधित्व को बढ़ाते इंपीरियल काउंसिल में। ठीक है, मोहम्मद अली जिन्ना और ये सब लोग जितने भी लीडर थे ये इंपीरियल काउंसिल के उस टाइम मेंबर हुआ करते थे। ठीक है, फिर भी इनको कुछ और रास नहीं आया, तो इन्होंने कहा अभी हमें और कुछ चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, तुम्हें मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया। इससे क्या हो गया, अंग्रेजों, देखो अंग्रेजों का काम तो यही था, फूट डालो, राजनीति करो, ये उनका रीजन रहा। जब उन्हें लगा कि मुस्लिम जो है, अच्छा मुस्लिमों ने एक बात और ये भी, उन्हें जब ये लगा कि भैया मुस्लिमों को अगर हम पृथक निर्वाचक मंडल दे दें तो इनका, देखो उस टाइम ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बाद ऑर्गेनाइजेशन बनने लगी थी और दल बनने लगे थे, तो इससे अंग्रेजों के ऊपर दबाव पड़ने लगा। क्या वो सोचने लगे कि अगर ये दल बढ़ने लगे और ये हैवी हो गए तो फिर हमारा दमन पक्का है, और वो तो ये चाह ही नहीं रहे थे बिल्कुल भी। तो उन्होंने फिर से कोशिश की सेपरेशन करने की, पहले उनको मनाने की कोशिश की, और फिर उसको जब वो नहीं माने तो उसके बाद उन्होंने सेपरेशन करना शुरू कर दिया। जब सेपरेट हो जाएंगे तो फिर एकजुट नहीं होंगे तो शक्ति कम हो जाएगी। तो मॉर्ले मिंटो सुधार यही था, और साथ में क्या हो गया था, मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल उस टाइम दे दिया गया था। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा थ्योरी पढ़ने की यहाँ भी ज़रूरत नहीं है, बस क्या करना था, मॉर्ले मिंटो सुधार कब आया, इंट्रोड्यूस किया गया 1909 में, और इसके तहत क्या रिजल्ट निकले, इसके तहत ये रिजल्ट निकला कि मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल दे दिया गया। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल, देखो अच्छा इसके बाद और मैं बता देता हूँ पृथक निर्वाचक मंडल क्या है। देखो मान लो 10 लोग हैं, ठीक है, किसी जगह पे, ये एक जगह है, इस जगह पे 10 लोग हैं, ठीक है, 10 में से 6 लोग जो है मुस्लिम हैं, या 7 लोग मुस्लिम हैं, बाकी के 3 लोग
और दूसरी कम्युनिटी के हैं, हिंदू हो सकते हैं, सिख हो सकते हैं, कुछ और कम्युनिटी के हैं। तो पृथक निर्वाचक मंडल में क्या है ना, सिर्फ और सिर्फ ये जो 7 मुस्लिम है ना, यही आपस में खड़े हो सकते हैं और यही जो है मुस्लिम ही केवल वोट कर सकते हैं। बाकी की और कम्युनिटी के ना तो खड़े होंगे मतलब इलेक्शन के लिए और ना ही वो वोट करेंगे। ये पृथक निर्वाचक मंडल होता है, सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, ठीक है, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। तो मुस्लिमों का मतलब ये हो गया कि अब देखो वो अब इससे जब बिल्कुल सब कुछ वो पूरा एरिया मुस्लिमों को दे दिया गया, ठीक है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना ही था कि मुस्लिमों को खुश करने की कोशिश की गई, और मुस्लिमों को अगर खुश करने की कोशिश की गई तो फिर उनको जो वो विरोध था उसको थोड़ा सा कम करने की कोशिश की गई, ठीक है, ताकि अंग्रेज जो है वो भारत पर आसानी से राज कर सके और आगे भी, ठीक है। तो निर्वाचक मंडल का मतलब समझ आ गया क्या होता है, पृथक निर्वाचक मंडल क्या होता है। उसमें केवल और केवल मुस्लिम ही ब्रॉडकास्ट करेंगे और केवल मुस्लिम ही इलेक्शन के लिए खड़े होंगे। क्लियर, इतनी बात हो गई। अच्छा, इतना सब कुछ चल रहा था 1909 में, ये सब इतना देश में चल रहा था, तो गांधी जी कहाँ थे? ये थे गांधी जी था, ठीक है। जनवरी 1915 में गांधी जी, 9 जनवरी प्रवासी दिवस के रूप में ही मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाता है प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, तो 9 जनवरी इसका आंसर आ जाएगा। प्रवासी दिवस का मतलब ये होता है कि कोई भी ऐसा भारतीय जो कहीं दूसरे देश में जाके रहता था बहुत दिनों से और अब वो भारत में आने लगा है, आके रहने लगा है, प्रवास कर गया वो भारत में, ठीक है। तो जनवरी 1915 में गए कब थे? 1993 में, 1993, ठीक है। कहाँ गए थे ये? साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे, साउथ अफ्रीका गए थे 1993 में, 1993, 69 में गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर को, और उसके बाद फिर उन्होंने वकालत की अपनी इंग्लैंड से आने के बाद 2 साल तक उन्होंने भारत में ही कोशिश की अपनी वकालत करने की, लेकिन किसी वजह से वो नहीं कर पाए, यानी कि नहीं चल पाई उनकी वकालत, ऐसे कह सकते हो। तो फिर एक भारतीय मर्चेंट, इंडियन मर्चेंट जो कि साउथ अफ्रीका में, उसका कुछ एक केस ट्रायल था, ठीक है, साउथ अफ्रीका में ट्रायल था। तो अब जब ट्रायल था तो उसके केस लड़ने के लिए वो साउथ अफ्रीका चले गए। वहाँ पे फिर जब जाके देखा उन्होंने तो वहाँ के लोगों के लिए काम करने लगे। वहाँ पे जितने भारतीय थे उनके जो अंग्रेज़ों के कारण या वहीं के लोगों के को जो अंग्रेज़ दमन कर रहे थे, ठीक है, उनके खिलाफ वो लड़ने लगे अहिंसा की तरीके से, हिंसा तरीके से नहीं, वो खुद भी एक वकील थे, अहिंसावादी तरीके से वो उनके लिए लड़ने लगे। वहाँ पे फिर वो बहुत ज़्यादा फेमस हुए, उनको ये सब चीज़ें पता लग गई कि अंग्रेज़ों को किस तरह से झुकाया जा सकता है। ये बात उन्होंने साउथ अफ्रीका जाकर सीखी। 1993 में ये गए हुए थे, ठीक है। भारत फिर आए, वहीं पर जाके उन्होंने अपना सेटलमेंट किया, जो भी शादी होती की, और यंग इंडिया नाम के एक नाम से एक वहाँ पर संपादन शुरू कर दिया, यंग इंडिया नाम से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यंग इंडिया की शुरुआत किसने की थी, संपादन किसने किया था? गांधी जी ने, साउथ अफ्रीका में। आगे चलते बाद जनवरी 1915 में गांधी जी भारत आ गए, ठीक है। अब भारतीयों को गांधी जी की जरूरत पड़ी तो गांधी जी भारत आए देखने के लिए, कि आते रहते थे बीच में, ऐसा नहीं, परमानेंटली वो 1915 में आए, ठीक है, जनवरी 1915 में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। तो अब उन्होंने क्या किया, आके उन्होंने फिर किसानों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अंग्रेज, इन्हें तो पता है तो था ही दमन चल रहा है, अंग्रेज बहुत ही निर्दयता से काम करा रहे हैं, भारतीयों के साथ अच्छे से पेश नहीं आ रहे हैं। तो वो उन्होंने किसानों को, यानी कि गरीबों को, किसानों को, जितने भी लोग थे उनको एकजुट करना शुरू किया। देश में भ्रमण किया, जानने की कोशिश की क्या क्या चल रहा है, किस जगह पे अंग्रेज किस तरह से दमनकारी नीति अपना रहे हैं भारतीयों को सप्रेस करने के लिए। क्लियर इतनी बात। तो 1915 में आए, 16 तक ये सब किया उन्होंने, और फिर 1917 में फिर वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लेने के लिए जा रहे थे। वहाँ पे उनको एक चंपारण, यानी कि बिहार का एक किसान उनको फॉलो करते हुए पहुँचा। हालांकि वो बाल गंगाधर तिलक के लिए आया था, क्योंकि चंपारण में नील की खेती जबरदस्ती अंग्रेज करा रहे थे। नील की खेती करने के लिए पानी की बड़ी आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, और ज़मीन भी बंजर हो जाती है। नील की खेती में इतना ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं था, लेकिन अंग्रेज़ों के लिए वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो रहा था दूसरे देशों में बेचने के लिए, तो उनको ज़्यादा मुनाफा हो रहा था, लेकिन भारतीयों को वो इतना मुनाफा नहीं दे रहे थे। उन्होंने कंपलसरी कर दी थी नील की खेती कि 3/20 भाग में तुम अपनी खेती, नील की खेती ज़रूर करोगे, ठीक है। उनको इतना फ़ायदा हो नहीं रहा था, उनकी ज़मीनें ख़राब हो रही थी, और अगर वो उसका विरोध कर रहे थे तो फिर उसके ऊपर वो ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई कर रहे थे, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा टैक्सेस अप्लाई कर दिया
दिए थे। इससे परेशान होकर राजकुमार सिन्हा नाम के एक किसान ने अप्रोच किया बाल गंगाधर तिलक को, लेकिन वहीं पे किसी ने उनको रिकमेंड किया कि गांधी जी से तुम बात कर सकते हो। ठीक है, गांधी जी ने उनकी बात सुनी, उन्होंने कहा ठीक है मैं आकर देखता हूँ चंपारण में क्या चल रहा है, क्या तुम बोल रहे हो वो सही है कि नहीं है। तो उन्होंने वहाँ पे जाके देखा तो वो रियल था, बिल्कुल वास्तविकता थी सारी की सारी। तो गांधी जी ने क्या किया, फिर चंपारण बिहार में जाके सत्याग्रह कर दिया। सत्याग्रह क्या था, बिल्कुल उन्होंने किसी भी तरीके का कोई वायलेंस नहीं होना चाहिए, सही तरीके से अच्छे तरीके से उन्होंने इसका निर्वाह किया। ठीक है, चंपारण में। तो चंपारण में गांधी जी का पहला सत्याग्रह हुआ बिहार में, और किसके लिए हुआ, नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। ये किसान थे नील की खेती करने वाले। ठीक है, वहीं पे ही उन्होंने चंपारण सत्याग्रह में राजेंद्र प्रसाद और उनके भाई और प्रसाद से उनकी मुलाकात हुई, और भी अच्छे अच्छे लीडर से जो भी आज की उस टाइम के थे। ठीक है, जिनको हम जानते हैं, राजेंद्र प्रसाद नाम के हो गए जैसे कि, ठीक है, और ये राजकुमार सिन्हा हुए, और इम्पोर्टेंट जितने भी लीडर उस टाइम के हुए थे उनसे उनकी जो मुलाकात हुई गांधी जी की 1917 में चंपारण सत्याग्रह के दौरान हुई बिहार में। ठीक है, इस दौरान अंग्रेजों ने उनको गिरफ्तार भी किया, और जब गिरफ्तार किया तो बहुत सारे लोगों ने इसको विरोध भी किया, बहुत ज़्यादा जाके उसके नारे लगाए। तो जज ने, जो उस टाइम का जज था, उनको रिलीज़ कर दिया, छोड़ दिया, और उनकी बात मान ली कि ठीक है अब नील की खेती करने के लिए कोई भी ब्रिटिशर उनको फोर्स नहीं करेगा। ये सत्याग्रह सफल हुआ गांधी जी का, और गांधी जी को यहाँ पे बापू की उपाधि या बापू के नाम से बुलाया गया। संत राउत ने गांधी जी को बापू के नाम से बुलाया और महात्मा के नाम से भी बुलाया। तो गांधी जी ने कहा महात्मा नहीं, बापू सही चलेगा बिल्कुल। तो बापू के नाम से फिर फेमस होने लगे गांधी जी। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह था, बापू के नाम से जो गांधी जी फेमस हुए थे, यहीं पे बापू का नाम उनको दिया गया। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई है। और सब ये सब चल रहा था चंपारण में, उन्होंने सत्याग्रह किया था, सफल हो गए थे बिल्कुल, कोई तरह का किसी तरह का कोई वायलेंस भी नहीं हुआ था, है ना। अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली थी, क्योंकि वो दक्षिण अफ्रीका में इस तरह का सत्याग्रह करके आ चुके थे, पता था उन्हें किस तरह से डील किया जा सकता है। 1918 में गांधी जी ने फिर अहमदाबाद में मिल वर्कर्स, ठीक है, मिल वर्कर्स थे अहमदाबाद में, मिल वर्कर्स। देखो, प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी उस टाइम, लोगों के पास बहुत ज़्यादा रुपए थे नहीं, तो वो महंगाई को अफोर्ड भी नहीं कर पा रहे थे। तो वो उनकी मांग थी, जो मिल में जो काम करते थे, वो जितने भी मिल थे, टेक्सटाइल मिल, कपड़े मिल, जितने भी और, तो वो उनका काम क्या था, मतलब क्या डिमांड कर रहे थे कि हमारे वेजेस, यानी कि हमारी तनख्वाह, हमें जो मजदूरी मिलती है उसको बढ़ाया जाए। ठीक है, उसको हाइक किया जाए। गांधी जी ने इसके लिए वहाँ पे भी सत्याग्रह किया अहमदाबाद में। ठीक है, अब जब अहमदाबाद में सत्याग्रह किया तो मिल ऑनर इस बात को मानने से इनकार करने लगे कि हम हाइक नहीं करेंगे, हम वेजेस बढ़ाएंगे नहीं, तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे, वेतन नहीं बढ़ाएंगे। तो कुछ दिन तक तो मजदूरों ने उनका साथ दिया, उनके साथ डटे रहे, लेकिन कुछ मजदूर, उनमें से कुछ ही लोग मिल में जाने लगे, काम करने लगे। ठीक है, तो गांधी जी को इस बात से लगा कि यार ये तो हमारा यूनियन टूटने लगा। कुछ लोग जब बहुत दिनों तक परेशान होने लगे तो वायलेंस करने लगे। गांधी जी वायलेंस तो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे। तो अब गांधी जी ने यहाँ पे फास्ट रखा, उपवास रखा। पहली बार गांधी जी ने अपने कौन से सत्याग्रह में उपवास रखा, तो वो अहमदाबाद वाला सत्याग्रह होगा। और उसमें क्यों उपवास रखा, मिल ओनर के लिए नहीं, मिल ओनर के लिए उपवास नहीं रखा, वो उपवास इसलिए रखा ताकि ये लोग जो जा रहे हैं फैक्ट्री में काम करने, ये वापस आ जाएं हमारे साथ एकजुट होकर, फिर हम इनके खिलाफ लड़ेंगे। ठीक है, तो ये उनके लिए रखा था ताकि उन लोगों को समझ आ जाए कि ये व्यक्ति हमारे लिए मरने के लिए भी तैयार है। तो इसलिए वो काम करना बहुत ज़रूरी था। अब जब उपवास रखा और उन लोगों को ये बात 3 दिन तक उन्होंने उपवास रखा, तो मिल ओनर को भी ये बात पता लगी, तो फिर मिल ओनर ने भी उनकी बातों को एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया। यहाँ पे भी सत्याग्रह गांधी जी का नॉन वायलेंस सत्याग्रह सफल हो जाता है। उसके तुरंत बाद ही गांधी जी खेड़ा चले जाते हैं। खेड़ा सत्याग्रह होता है, और उसमें क्या था, उसमें टैक्स देने होते थे, किसानों को टैक्स देने होते थे, लेकिन उस टाइम इतनी उपज हो नहीं पाई, तो वो टैक्स देने में असफल थे। तो ब्रिटिशर से उन्होंने मांग की थी कि तुम इन टैक्सेस को कम करो या फिर समाप्त ही कर दो, क्योंकि इस टाइम उनको तुम
किसान तुमको पे नहीं कर पाएंगे। तो ये खेड़ा सत्याग्रह था, अंग्रेजों ने उनकी बात मान ली, वहाँ पे भी सेम बिल्कुल नॉन वायलेंस सत्याग्रह किया गया, तो अंग्रेजों ने उनकी तो 3 इंपॉर्टेंट सत्याग्रह गांधी जी के जो कि स्टार्टिंग में आते उन्होंने किए थे। 1917 में चंपारण बिहार का नील की खेती करने वाले किसानों के लिए ये क्वेश्चन बस पूछ लिया जाएगा कि गांधी जी का पहला सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में चंपारण बिहार में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए। क्लियर, इतनी बात हो गई। दूसरा सत्याग्रह गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद और खेड़ा 2 सत्याग्रह किए थे। अहमदाबाद में जो किया था मिल वर्कर्स के लिए किया था, और गांधी जी ने पहली बार यहाँ पे उपवास भी रखा था 3 दिन के लिए। क्लियर हो गई। बापू की उपाधि इस वाले में थी, चंपारण वाले में। उसके बाद खेड़ा सत्याग्रह हुआ था, ये भी किसानों के लिए ही हुआ था। वो टैक्सेस नहीं दे पा रहे थे सूखे की वजह से या किसी वजह से, जो कि उनकी उपज नहीं हो पाई थी। 2 इंपॉर्टेंट। उसके बाद 1918, ये सब 1918 के बाद 1919 की एक बहुत इंपॉर्टेंट घटना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन बन रहे थे। अंग्रेज देखो किस तरह से काम करा रहे हैं भारतीय, तो अंग्रेज कोशिश कर रहे थे इस तरह से काम कराने लगेंगे तो हमारा अंत तो निश्चित है। तो उन्होंने भारतीयों को सप्रेस करना शुरू कर दिया। ठीक है, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी उनको समाप्त करने की कोशिश करने लगे, उनको दबाने की कोशिश करने लगे। बहुत सारे लोग अंग्रेजों के खिलाफ बोलने लगे, क्रांतिकारी तरीके से भी कुछ लोग अंग्रेजों के खिलाफ आने लगे थे। ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या किया फिर 1919 में रॉलेट एक्ट, मार्च के मतलब फरवरी में इंट्रोड्यूस किया गया, मार्च में इसको पास कर दिया गया रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट इसलिए बोला जाता है क्योंकि रॉलेट वो व्यक्ति था जिसने ये एक्ट पास कराया था या बनाया था। ठीक है, अच्छा ठीक, आगे चलते। रॉलेट एक्ट था क्या? अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया जाएगा कि रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ था, कब पास हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट पास हो गया था। ठीक है, क्या था इस रॉलेट एक्ट में? जितने भी लोग थे जो भी उनके खिलाफ बोलते थे अंग्रेजों के, ठीक है, जरा भी उनको लगता था वो सीधा उठाते थे, उनको जेल में बंद कर देते थे और उनसे फिर बाद में रिलीज करते थे, उनको छोड़ते थे इस कॉन्ट्रैक्ट पे कि अब तुम किसी भी आंदोलन में भाग नहीं लोगे, और फिर उनको हर्जाना भी भुगतना पड़ता था बहुत सारा इस कॉन्ट्रैक्ट पे। तो कोई भी जल्दबाजी इस तरह के उसमें, अब देखो इतना हर्जाना भुगतना, नहीं तो जेल में हर्जाना भुगतना और ऊपर से तुम भाग नहीं ले सकते थे, तो कुछ लोग इससे कोशिश कर रहे थे, मतलब बच रहे थे। ठीक है, तो लेकिन कुछ भारतीय ऐसे थे जो इसके खिलाफ बिल्कुल डटे हुए थे। रॉलेट एक्ट तुम लाए क्यों, ऐसे तुम कैसे कर सकते हो बिना, और हाँ इसको और क्या क्या नाम दिया गया, काला कानून। काला कानून क्यों बोला गया है? इसका रीजन ये था क्योंकि ये बिना वकील का था, तुम इसमें वकील नहीं कर सकते थे, तुम अपने किसी भी, और तुम इसमें कोई दलील पेश नहीं कर सकते थे और ना ही कोई अपील कर सकते थे। दलील का मतलब ये है कि ना ही तुम ये कह सकते थे कि भाई तुमने क्यों गिरफ्तार किया, ना ही तुम ये पूछ सकते थे कि तुमने गिरफ्तार किया क्यों है, हमको वो रीज़न बताओ। और वो मजिस्ट्रेट के सामने क्या सबूत पेश करते थे तुम्हारे खिलाफ, मतलब भारतीयों के खिलाफ उस टाइम, ये भी उनको नहीं बताया जाता था। किस जुर्म में उनको अंदर किया जा रहा है कुछ नहीं बताया जाता था। तो ये था बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील वाला कानून। उम्मीद करता हूँ इतनी बात समझ आ रही होगी। काला कानून इसी वजह से इसको बोला जाता है, और ये था रॉलेट एक्ट। रॉलेट नाम के इस व्यक्ति ने उसको पास कराया था। ठीक है, तो मार्च 1919 में इतनी बात समझ लेना। रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? 1919 में। किस नाम से और जाना जाता है? काला कानून, ब्लैक लॉ या ब्लैक एक्ट। ठीक है, ब्लैक एक्ट के नाम से जाना जाता है। बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील वाला कानून भी इसको कहा जाता है। अब जब इतना सब कुछ हो रहा था, भारतीयों को बंद किया जाता, इट वॉज लाइक नेशनल इमरजेंसी जो कि इंट्रोड्यूस की गई थी, इम्पोज की गई थी 1975 में इंदिरा गांधी के द्वारा। इंदिरा गांधी ने जैसे 1975 में इमरजेंसी अप्लाई की थी, लागू की थी, उसी तरह का ही था सेम बिल्कुल ये भी रॉलेट एक्ट। मतलब रॉलेट एक्ट की तरह ही इमरजेंसी, जो उनके खिलाफ बोल रहा था इंदिरा गांधी के, उन्होंने इमरजेंसी लगाई और सारी की सारी पावर उनके पास, और उन्होंने भी ठूसना शुरू कर दिया जेल में। ठीक है, इमरजेंसी के बारे में हम बात करेंगे। बिना वकील दलील वाला कानून था ये, भारतीयों द्वारा तो इसका विरोध होना ही था, ऑब्वियस ये बिल्कुल भारतीयों ने इसका विरोध किया। और कई सारी जगहों पर गांधी जी ने भी इसका विरोध किया। मुंबई में सभाएं हुई, असहयोग आंदोलन की शुरुआत होने लगी कि गांधी जी ने कहा कि भैया इनके साथ सहयोगी मत करो, बिल्कुल इनकी बात सुनो ही मत। जितने भी लोग कर्मचारी अंग्रेजों के साथ काम करते थे, उनके साथ गवर्नमेंट जॉब करते थे, उनसे कहा गया तुम अपनी जॉब पे मत जाना, बिल्कुल भी अंग्रेजों को बिल्कुल भी काम मत सुनना, स्वदेशी चीज़ें अपनाना, अंग्रेजों की चीज़ों का बहिष्कार करना, कुल मिला के अंग्रेजों की कमर तोड़ देनी है। ऐसे आंदोलन की शुरुआत होने लगी यहाँ पे। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। भारतीयों द्वारा विरोध हुआ, ठीक है, बहुत ज़्यादा इसका विरोध हुआ। तो इम्पोर्टेंट घटना, अब देखो विरोध तो पूरे देश में ही हो रहा था, है ना। इम्पोर्टेंट घटना हुई
पंजाब जलियांवाला बाग में क्या है इम्पोर्टेंट घटना हुई यहाँ पे। सत्यपाल की और सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू नाम के दो व्यक्ति जो कि इम्पोर्टेंट लीडर पंजाब प्रांत में जो उस टाइम थे, उनको अरेस्ट कर लिया अंग्रेज़ों ने, ठीक है, क्योंकि वो वाला एरिया बहुत ज़्यादा वायलेंट तरीके से इनके खिलाफ बोल रहा था। बाकी गांधी जी अपने स्तर पर और नेशनल लीडर्स जितने थे वो अपने स्तर पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कर रहे थे, स्टार्टिंग कर रहे थे, अंग्रेज़ों के साथ असहयोग शुरू कर दो, ठीक है, इसकी शुरुआत कर रहे थे। तो इन भारतीयों द्वारा जो ये दो थे, सत्यपाल और सैफुद्दीन कि दो इम्पोर्टेंट लीडर उस टाइम के पंजाब वाले प्रांत में हुआ करते थे, इनको अंग्रेजों ने जब गिरफ्तार किया तो भारतीयों द्वारा विरोध हुआ, ठीक है, इसका कि तुमने ऐसे गिरफ्तार क्यों कर लिया। कुछ लोग बैसाखी का त्यौहार मनाने के लिए भी जलियांवाला बाग में इकट्ठे हुए थे और कुछ लोग विरोध कर रहे थे। बहुत सारे के सारे नियत थे, भारतीय थे। अंग्रेजों ने, जो कि डायर उस टाइम का जनरल था, उसने क्या कर दिया, इनके ऊपर गोलियां चलवा दी। तो ये नरसंहार हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट घटना भारतीय इतिहास में, बहुत ही काली, बहुत ही दुखद घटना भारतीय इतिहास में हुई थी। नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। जनरल डायर ने उनके ऊपर, नियत थे, भारतीयों के ऊपर गोलियां चलवा दी, जिसमें बहुत सारे भारतीय अपनी जान गंवा बैठे और बहुत सारे उसमें घायल हुए, ठीक है। तो अब इतना बड़ा नरसंहार हो गया, गांधी जी और इन सब देशों जितने भी इम्पोर्टेंट लीडर उस टाइम के थे, प्रोमिनेंट लीडर, ठीक है, उनको फिर ये जब पता लगा तो उन्होंने असहयोग आंदोलन और तेजी के साथ शुरू कर दिया। असहयोग में ये था कि अंग्रेजों की बिल्कुल भी बात नहीं माननी है। तो जब ये नरसंहार हुआ तो फिर भैया दो कमेटी बनाई गई, और दो कमेटी क्या थी, अंग्रेजों के द्वारा एक कमेटी बनी हंटर कमेटी और भारतीयों द्वारा एक कमेटी बनी तहकीकात। ये कमेटी क्या कर रही थी, ये पता लगा, मतलब इसमें पता लगाना था कि क्या वजह रही थी, क्या रीज़न था, इतना बड़ा हत्याकांड हुआ, निहत्तों के ऊपर गोलियां चलवाई अंग्रेजों ने, ठीक है। उसके बाद फिर उनका बदला लिया गया, भगत सिंह और जाके उनको गोलियां मारी गई, वो बात की बात हम करेंगे। इंपॉर्टेंट बात क्या था, रॉलेट एक्ट कब हुआ, कब पारित हुआ, 1919 में। खत्म भी हो गया जब इतना विरोध हुआ ये सारी चीज़ें, तो फिर वो लास्ट में समाप्त कर दिया गया। काला कानून के नाम से किसको जाना जाता है, रॉलेट एक्ट। बिना वकील बिना दलील वाला कानून कौन सा था, वो भी रॉलेट एक्ट था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। और जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए या चेक करने के लिए, जांचने के लिए कितनी कमेटी बनाई गई, दो। और दो में से कौन कौन सी कमेटी थी, भारतीयों द्वारा बनी तहकीकात कमेटी और अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई हंटर कमेटी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बस बन जाते हैं, जो कि हमने बात की थी। बाकी और कुछ इंपॉर्टेंट बातें इसमें थी नहीं, जितनी भी कहानियाँ थी वो बस बात को रिलेट करने के लिए हम बोलते हैं। उसके बाद 1920 में असहयोग आंदोलन की तेजी के साथ शुरुआत हो गई है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत तो यहीं से होने लगी थी, लेकिन 1920 में फिर उसको डिक्लेयर कर दिया गया, ठीक है, अब हम असहयोग करेंगे अंग्रेजों के साथ। बिल्कुल भी भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, पहला राष्ट्रीय आंदोलन असहयोग आंदोलन। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ, 1920 में। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या था, सहयोग नहीं करना था अंग्रेजों के साथ, बिल्कुल भी। उनके साथ जितने भी काम थे, जितने भी कर्मचारी थे, उनको अंग्रेजों के साथ काम नहीं करना था। उनकी जितनी भी वस्तुएं थी बॉयकॉट करना था, स्वदेशी चीज़ें अपनानी थी, खादी को बुनना था, अपने देश की चीज़ों को ही बढ़ावा देना था। ये था असहयोग आंदोलन। क्लियर हो गई। खिलाफत आंदोलन भी हुआ था, ये इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, क्योंकि ये फिर मुस्लिमों के खलीफा को इस्टेब्लिश करने के लिए खिलाफत आंदोलन हुआ था, उसकी इतनी इंपॉर्टेंस है नहीं। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा खिलाफत आंदोलन कब हुआ था, ये भी 1920 में। 1919 से शुरू हुआ था, 24 में जाके ख़त्म हुआ था, लेकिन 1920 में मान लिया जाता है जब ये असहयोग आंदोलन हुआ था, तो इसको भी तेज कर दिया गया, ठीक है। गुलाम नबी आज़ाद, अबुल कलाम आज़ाद और ये इस तरह के लीडर खिलाफत आंदोलन में शामिल थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई और साथ में खिलाफत आंदोलन भी शुरू हुआ 1920 में। क्लियर हुआ। इतना सब कुछ चल ही रहा था देश में। तो अब कुछ लोग, अब देखो इतनी आसानी से तो अंग्रेज मानने वाले नहीं थे, तो गुस्सा कुछ को तो आएगा ही, है ना। तो फिर क्या हुआ, वायलेंस हो गया 1922 में। चोरी चोरा कांड, क्या था वो चोरी चोरा कांड में पुलिस वाले, कुछ 22 एक पुलिस वाले उसमें जो पुलिसकर्मी थे, भारतीय भी थे और
अंग्रेज भी थे। एक चौकी थी गोरखपुर का, चोरी चोरी जगह था गोरखपुर यूपी में, और चोरी चोरी जगह पे एक कांड होता है क्या, 5 फरवरी 1922 को तो वापस ले लिया था असहयोग आंदोलन। इस कांड में क्या हुआ था, उस चौकी को आग के हवाले कर दिया गया, मतलब उसमें हिंसा हो गई और 22 एक लोग उसमें निहत्थे मारे गए थे। तो गांधी जी का ये आंदोलन अहिंसावादी तरीके से तो चल ही रहा था, जैसे ही इसमें हिंसा हुई तो गांधी जी ने फिर उसको वापस लेने की घोषणा कर दी, यानी कि गांधी जी ने कहा कि अब हम असहयोग आंदोलन वापस लेते हैं। अब इतनी सी घटना के लिए इतना बड़ा नरसंहार हुआ, हमारा भारतीयों को मारा गया, तुम्हारी इतनी सी घटना हुई अंग्रेजों की, गांधी जी ने नेशनल लेवल का राष्ट्रीय आंदोलन हम कह सकते हैं, नेशनल मूवमेंट को वापस ले लिया, जो कि इतने बड़े स्तर पर चल रहा था। तो कुछ लोग इससे खफा हुए, खिलाफ हुए, और CR दास ने अपनी स्वराज पार्टी की स्थापना कर दी 1923 में। अभी हम उसके ऊपर बाद में बात करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है, बहुत ही आसानी तरीके से हम इस बात को समझ रहे हैं, ठीक है। तो इसको मैं जल्दी से बता देता हूँ। असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया, 5 फरवरी 1922 को। क्या रीज़न रहा था, चोरी चोरा कांड हुआ था गोरखपुर में। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, 1920 में। खिलाफत आंदोलन भी तभी उस टाइम पर बना था। रोलट एक्ट कब पारित हुआ, 1919 में। नरसंहार कब हुआ या जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, 13 अप्रैल 1919 को। और 2 कमेटी बनाई गई थी, उनमें से भारतीयों द्वारा कौन सी बनाई गई थी, तहकीकात कमेटी, और हंटर कमेटी अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में बांग्लादेश के सलीमुल्लाह और आगा खां उसके लीडर थे। 1909 में मुस्लिमों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया, पृथक निर्वाचक मंडल दिया गया। 1919 में मोर्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। मोर्ले वायसराय और मिंटो उस टाइम गवर्न कर रहा था मोर्ले की सहायता से देश को। क्लियर हो गई इतनी बात। मुस्लिमों को पृथक निर्वाचक मंडल कब दिया गया, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, 1909 में। क्लियर हो गई भैया इतनी। गांधी जी भारत कब आए थे, जनवरी 1915 में, 9 जनवरी। और गांधी जी का पहला सत्याग्रह चंपारण नील की खेती करने वाले किसानों के लिए सफल आंदोलन हुआ, और वहाँ पे उनको बापू बुलाया गया संत राउत के द्वारा, ठीक है। और इसमें चंपारण सत्याग्रह में इम्पोर्टेंट जो सबसे काम महत्वपूर्ण किया था, गांधी जी के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा था सत्याग्रह करने के लिए, वो थे राजकुमार सिन्हा। एक किसान उस टाइम के अंग्रेजों के सताए हुए, वो बहुत ज़्यादा उस टाइम गांधी जी के पीछे पड़े थे। तो मेन रीज़न का सत्याग्रह करने का था राजकुमार सिन्हा का, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट नाम था, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आ गई होगी। देखो भैया, इसको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता कि 5 मिनट से ज़्यादा लगेंगी। बस इसका स्क्रीनशॉट लेके और तुम बस इसको एक बार रिवाइज कर लेना। और एक इम्पोर्टेंट घटनाएं थी, मैं जल्दी से उसका बना देता हूँ और एक बार रिवाइज कर लेते हैं सारी चीज़ों को। हालांकि हमने पढ़ ही रखा था, और बस मैं उसको क्या करता हूँ, एकजुट कर देता हूँ। बस इतनी सी बात देखते हैं क्या था। और मैं देख लेता हूँ ये एक और मैं टाइम लाइन बना देता हूँ। 1885 की एक टाइम लाइन है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, ठीक है। INC की स्थापना 1985 में, ठीक है। अधिवेशन हुआ बंबई में, और तीसरी बात इसमें अध्यक्ष बने बनर्जी, WC बनर्जी, ठीक है। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की हम बात कर रहे हैं। इसमें एक और इम्पोर्टेंट बात क्या अब आगे हम करें, 1907 में कांग्रेस विभाजन हो गया। एक साथ लिख रहे हैं हम, कांग्रेस विभाजन, ठीक है। और ये अधिवेशन हुआ था कहाँ, सूरत में, ठीक है। होना था नागपुर में, लेकिन सूरत में अधिवेशन हुआ। कांग्रेस विभाजन 2 पार्ट में बढ़ गया थी कांग्रेस, और उस टाइम अध्यक्षता की थी रासबिहारी घोष ने। क्लियर हो गई। एक और इम्पोर्टेंट घटना इसी के बाद, अब देखो INC की स्थापना हुई, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, विभाजन हो गया कांग्रेस का, और फिर उसके बाद 1916 में कांग्रेस एक साथ जुट गई, यानी कि कांग्रेस रीयूनाइट हो गई, ठीक है। INC रीयूनाइट हो गई, ऐसे कह सकते हो। ठीक है। एक और इम्पोर्टेंट बात क्या हुई थी, 1906 में जो मुस्लिम लीग थी 1906 में बनी थी, इसमें ही एक बात और क्या हुई, INC रीयूनाइट हुई। और दूसरी बात, ये हुआ कहाँ था अधिवेशन, लखनऊ में हुआ था, और इसकी अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार। ये इम्पोर्टेंट बात थी।
अच्छा, मुस्लिम लीग जो अलग हुई थी, बनी थी 1906 में, वो भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ आ गई थी। तो मैं यहीं पे लिख रहा हूँ मुस्लिम लीग भी 1906 में इनके साथ आ गई थी। अब देखो जरा ध्यान से, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग, तो इस और ये हुआ कहाँ था, लखनऊ में, तो इसलिए इसको लखनऊ पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि लखनऊ पैक्ट कब हुआ था। पैक्ट मतलब समझौता हुआ था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में, और 1916 में अध्यक्षता कौन कर रहे थे, AC मजूमदार। क्या था वो पैक्ट, लखनऊ पैक्ट क्या था, कांग्रेस और मुस्लिम लीग एकजुट हो गई थी, यानी कि इस लखनऊ पैक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं, कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोलते हैं हम इसको, कांग्रेस लीग पैक्ट भी, क्योंकि कांग्रेस और लीग एकजुट हो गई थी। ये इंपॉर्टेंट बात हुई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो बनी हुई थी 1885 में, उसका विभाजन 1907 में सूरत में हो गया था, और फिर वो रीयूनाइट हो गई थी, एकजुट हो गई थी 1916 में। और इसके साथ साथ एक और बात क्या हुई थी, मुस्लिम लीग भी कांग्रेस के साथ आ गई थी, जिसको लखनऊ पैक्ट के नाम से जाना जाता है, कांग्रेस लीग पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है 1916 में। और अध्यक्षता उस टाइम कर रहे थे AC मजूमदार। क्लियर हो गई इतनी बात। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि एक नंबर के क्वेश्चन में एज इट इज पूछ लिया जाता। तो भैया लखनऊ पैक्ट क्या था, मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ एकजुट हो गई थी, वही लखनऊ पैक्ट था, ठीक है। कांग्रेस लीग पैक्ट भी बोले जाता है इसको। और कब हुआ था कांग्रेस लीग पैक्ट, 1916 में। कांग्रेस लीग पैक्ट या लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में। और कहाँ हुआ था, लखनऊ के नाम से जाना जाता है, तो लखनऊ में हुआ था। और उस टाइम अध्यक्षता कर रहे थे AC मजूमदार। आगे बात करते हैं 1907 में कांग्रेस का विभाजन, 2 पार्ट में बटी, गरम दल और नरम दल। ये बात हम कर ही चुके थे, गरम और नरम। सूरत अधिवेशन और रासबिहारी घोष उसकी अध्यक्षता कर रहे थे। क्लियर इतनी बात। ये कांग्रेस से रिलेटेड बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी। एक नंबर का क्वेश्चन पैट के एग्जाम के लिए हम ये बात कर रहे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम मिलते हैं अगली वीडियो में। मुश्किल से इसको रिवाइज करने में मुझे नहीं लगता 5 से 10 मिनट लगेंगी, और सारी चीज़ें एकदम जैसे तुम इसको पढ़ोगे सारी चीज़ें एकदम रिकॉल होती रहेंगी। इसके पीछे की कहानी अपने आप दिमाग में आती रहेंगी। कहानी तुमसे कभी नहीं पूछ रहे हैं, बिल्कुल भी। जितनी कहानी हम सुनते हैं वो कभी एग्जामिनर नहीं पूछता है। जो एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेता है बस हम इससे इसको कवर अप कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट बात सारी की सारी, ठीक है। कहीं ना कहीं हम इन सारे, देखो क्वेश्चन को हम किस तरह से अटेंड करते हैं। मान लो डायरेक्ट आंसर नहीं पता, किसी क्वेश्चन का डायरेक्ट आंसर नहीं पता, और अगर हम 3 क्वेश्चन को एलिमिनेट करने लगे, एलिमिनेट कर लिया हमने किसी वजह से तीन ऑप्शंस को, तो चौथा ऑप्शन अपने आप ही आंसर हो जाएगा। मान लो अगर हमें किसी क्वेश्चन का आंसर डायरेक्ट नहीं पता और तुमने 3 ऑप्शन देख लिए, तुमने मान लो एक क्वेश्चन आया और तुम्हें उसका डायरेक्ट आंसर नहीं पता, ठीक है, लेकिन तुम्हें 3 ऑप्शन उनमें से पता है। तो अगर तुम्हें 3 ऑप्शन पता है कि इसका आंसर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, तो बस जो बचा होगा बस वो उसका आंसर हो जाएगा। ये ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है एग्जाम में, ठीक है। तो एग्जाम के लिए बड़ी ही ज़्यादा रणनीति बनाई जाती है, पढ़ाई के साथ साथ रणनीति भी बनाई जाती है, स्ट्रैटेजी बनाई जाती है, तब जाके एग्जाम क्लियर होते हैं अच्छे तरीके से। और आज का कॉम्पिटिशन तो देख ही रहे हो कितनी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो लगा देना अपने आप को बिल्कुल पूरी तरीके से। एक बार देखना वीडियो को, नहीं समझ में आया तो दूसरी बार देखना, और बस एक बार पढ़ के उसके बाद तो फिर बाद में रिवाइज करना। मुश्किल से मुझे नहीं लगता 5-10 मिनट से ज़्यादा लगेंगी इसको रिवाइज करने में। उम्मीद करता हूँ सारी बातें समझ आ गई होंगी। तो बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट के साथ। आज के लिए इतना ही रखते हैं, और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।